तो एल्कीन का हेलोजनेशन रेडिकल मैकेनिज्म से होता है जो 3 स्टेप में होती हैं। रिएजेंट का और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का दोनों का सेम काम है, एक पाई को ब्रेक करके दो OH सेम मैनर में जोड़। रेडिकल क्लीवेज कब कब होता है? जब सनलाइट दे रखी हो, टेम्परेचर दे रखा हो या पेरोक्साइड दे रखा हो। पेरोक्साइड भी रेडिकल इनिशिएटर होता है। एक सेलेक्टिव रिएजेंट है जो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से H को रिप्लेस करके Br लगाएगा। रैपिड रिवीजन की हम नेक्स्ट सीरीज में पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन फॉर्मेट में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। CH4 का क्लोरीनेशन कराना है, मीथेन का अगर क्लोरीनेशन कराया जाए तो उसकी मैकेनिज्म में जो स्टेप्स होंगे उसकी सीक्वेंस क्या होगी। आप आराम से इसमें से मैच कीजिएगा। मेरा तो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास CH4 दिया गया और कहा गया Cl2 के साथ रिएक्शन कराइएगा सनलाइट में। इस मैकेनिज्म के स्टेप्स डिफाइन करने हैं आपको। तो बताइएगा एल्कीन का हेलोजनेशन जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कौन सी मैकेनिज्म से होता है? वो रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। क्यों? सनलाइट दे रखी हो या टेम्परेचर दे रखा हो तो वो होमोलैटिकल क्लीवेज को प्रेफर करते हैं और रेडिकल बनते हैं। तो एल्कीन का हेलोजनेशन रेडिकल मैकेनिज्म से होता है जो 3 स्टेप में होती हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो स्टेप 1 जो आपका होता है जिसको आप इनिशिएशन स्टेप बोलते हो, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि Cl2 का होमोलैटिकल क्लीवेज होगा, आपके पास 2 Cl रेडिकल आएंगे। स्टेप 2 के अंदर बेटा प्रोपोगेशन या चेन ग्रोथ स्टेप बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि जो Cl रेडिकल बना, यहां से जो Cl रेडिकल बना वो किसको अप्रोच करेगा? CH4 को, और वहां पे होमोलैटिकल क्लीवेज होगा। H रेडिकल Cl रेडिकल आपस में कंबाइन होकर Cl बनाएगा। साथ में यहां क्या बचेगा बेटा? CH3 रेडिकल जो आपका इंटरमीडिएट होगा। क्यों? देन क्या होगा कि ये CH3 रेडिकल अप्रोच करेगा Cl2 के सेकंड मॉलिक्यूल को और इसका भी क्या करा देगा? होमोलैटिकल क्लीवेज। तो इसका एक रेडिकल कंबाइन होगा CH3Cl जो कि आपका प्रोडक्ट है। साथ में क्या बनेगा? एक Cl रेडिकल। इस स्टेप को प्रोपोगेशन या चेन ग्रोथ स्टेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक रेडिकल किसी नॉन रेडिकल वाली स्पीसीज के साथ रिएक्शन करके रेडिकल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी एक रेडिकल नॉन रेडिकल वाली स्पीसीज से रिएक्ट होकर के अगेन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये रेडिकल किससे रिएक्ट हो जाएगा? वापस CH4 से, अगेन CH3 रेडिकल बनेगा। फिर ये CH3 रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल से मिलेगा, अगेन Cl रेडिकल जनरेट होगा। तो ये स्टेप रिपीट होता रहेगा। अरे बोलो। तीसरा स्टेप होता है, मेरा प्रोडक्ट तो आ ही चुका है, मेरा टारगेट था एल्केन का हेलोजनेशन कराना, H को रिप्लेस करके Cl लगाना, तो मैं H को रिप्लेस करके Cl तो लगा चुका हूं। अरे बोलो। स्टेप थर्ड क्या है मेरा पास? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा बेटा? रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे। Cl रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए तो इस रिएक्शन को रोका जा सकता है। अगर ये रेडिकल बनना बंद हो जाए या किसी दूसरे रेडिकल से मिल जाए तो ये यहां नहीं पहुंचेगा दोबारा। क्यों? या फिर ऐसा हो सकता है कि ये CH3 रेडिकल जो है Cl2 से रिएक्शन करके ये बना रहा है और वापस से Cl रेडिकल जनरेट कर रहा है। अगर ये CH3 रेडिकल अपने जैसे किसी दूसरे CH3 रेडिकल से मिल जाए तो भी रिएक्शन को रोका जा सकता है। अरे बोलो। और कैसे रिएक्शन को रोका जा सकता है? आप इसमें ऐड रेडिकल इनहिबिटर, आप बाहर से ऐसा कोई केमिकल ऐड कर दीजिएगा जो रेडिकल के साथ खुद कंबाइन हो जाए और आपके इन दोनों स्टेप को बढ़ने से रोक दे। कुल मिला के या तो रेडिकल डिस्ट्रॉय हो जाए। कैसे डिस्ट्रॉय होंगे? आपस में कंबाइन हो जाए रेडिकल्स। अरे बोलो। अगर यहां से बनने वाला Cl रेडिकल बनना बंद हो जाएगा तो फिर ये स्टेप दोबारा से रिपीट नहीं होगा। अगर मेरे पास CH3 रेडिकल बनना बंद हो जाए यहां से तो फिर ये स्टेप रिपीट नहीं होगा। अरे बोलो।
या फिर एक और तरीका हो सकता है कि आपका जो CH4 है वो आप लिमिटेड अमाउंट में लें। इनिशियली जो आप CH4 काम में ले रहे हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हो तो भी चलेगा। अरे बोलो, तो पता कैसे चलता है कि कौन सा स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप है? अगर आपको बहुत सारे स्टेप दे दिए जाए रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर और आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि कौन सा स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप है, तो कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे कि सर देखो, जिस स्टेप में एक रेडिकल जिसके पास रेडिकल नहीं है उसके साथ रिएक्शन करके और रेडिकल प्रोड्यूस करा रहा है। अरे बोलो, मतलब आप और सिंपल भाषा में समझो, एरो के लेफ्ट साइड में भी एक रेडिकल, राइट साइड में भी एक रेडिकल, रिएक्शन के एरो के लेफ्ट साइड में भी एक रेडिकल, राइट साइड में भी एक रेडिकल, ऐसे सिंपली समझ लो। अरे बोलो, कुल मिलाकर के राइट साइड में रेडिकल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अरे बोलो, तो आप प्रोपोगेशन स्टेप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसमें एक रेडिकल होगा जो किसी के साथ रिएक्शन करके उसमें से रेडिकल बनाने को इनिशिएट कर रहा होगा। ये इससे रिएक्शन करके रेडिकल बनवा रहा है, ये इससे रिएक्शन करके रेडिकल बनवा रहा है कि नहीं? तो आप प्रोपोगेशन स्टेप को पहचान लेंगे। अरे बोलो, आइए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। स्टेप नंबर 1 बोलिए कौन सा होगा? स्टेप नंबर 1 में Cl रेडिकल बना था, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। अरे बोलो, सेकंड, ये Cl रेडिकल किसके पास गया था? CH4 के पास, CH3 इंटरमीडिएट बना था मेरा। अरे बोलो, ये मेरा स्टेप सेकंड था। स्टेप सेकंड में भी 2 थे, ए और बी, बी ए था। अरे बोलो, चेन ग्रोथ के अंदर 2 थे। लास्ट क्या था? रेडिकल आपस में कंबाइन होने लग जाएं तो इसको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेशन स्टेप। ये स्टेप 3 है मेरा। बताइएगा, करेक्ट आंसर बोलिए। हैं? फर्स्ट कर लेंगे आप लोग? अच्छा, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको डिफरेंट हेलोजन दी जाए, विच हेलोजन विल बी मोर रिएक्टिव, तो नोट डाल के आप लिख लेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद एल्केन। उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। F2 के लिए क्या लिखा जाता था? हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। इसलिए जनरली हम फ्लोरिनेशन को अवॉइड करते हैं। अरे बोलो, मेनली जब हम एल्केन के हेलोजनेशन की बात करते हैं तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। आयोडीनेशन को क्यों अवॉइड करते हैं? आयोडीनेशन को इसलिए अवॉइड करते हैं कि CH4 की I2 के साथ रिएक्शन कराओगे, CH3I बनेगा, साथ में HI बनेगा। HI जो बाई प्रोडक्ट है, ये किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अरे बोलो, therefore reaction may proceed in backward direction। अरे बोलो, लेकिन अगर फिर भी मेरे को चुल है कि नहीं मुझे तो आयोडीनेशन ही करवाना है, तो आपको HI की एक्टिविटी क्या है? HI एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा ताकि HI के इम्पैक्ट को कैंसल किया जा सके। अरे बोलो, नोट डाल के क्या लिखेंगे? फॉर आयोडीनेशन वी एड ऑक्सीडाइजिंग, अरे बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3 to cancel impact of HI। अरे बोलो, तो जनरली हम क्या कराते हैं? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। फ्लोरिनेशन क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि वो हाईली अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। और आयोडीनेशन की प्रॉब्लम क्या है कि HI जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन को क्या कर सकता है? बैकवर्ड ला सकता है, आपके प्रोडक्ट का ही रिडक्शन कर देगा, वो वापस से CH4 बनवा देगा। इससे बचना चाहते हो तो फिर आपको उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देना चाहिए। आई थिंक आपका पहला क्वेश्चन बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Which of the following is the correct match regarding controlled oxidation of alkene and catalyst? एल्केन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हमने नोट्स में पढ़ा रखा है बेटा, वहां पे हमने लिखा था आरएमआर, रट्टा मार रिएक्शन है, ये पहले से याद होनी चाहिए। बताइए, CH4 का ऑक्सीडेशन करवाया जाए कॉपर की प्रेजेंस में तो मिथाइल एल्कोहल बनता है। बिल्कुल सही मैच कर रखा है ऑटोमेटिकली। अरे बोलो, बिल्कुल करेक्ट मैच है वो। CH4 का ऑक्सीडेशन कराया जाए MO2O3 की प्रेजेंस में तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बनता है, ये भी करेक्ट मैच किया हुआ है ऑटोमेटिकली। एथीन का ऑक्सीडेशन करवाया जाए मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में तो एसिटिक एसिड बनता है, ये भी करेक्ट मैच है। एल्केन का ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ कराएं तो एल्केन किसमें चेंज हो जाती है? अल्कोहल में। एल्केन से क्या बन जाता है? अल्कोहल। क्या ये भी करेक्ट मैच है? यस। बट एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है डी वाले में से ही। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डी वाले में से ही क्या पूछा जाएगा? कौन सी एल्केन ऐसी है जिसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो अल्कोहल बनेगा? बेटा वो एल्केन जिसके पास अल्फा H प्रेजेंट हो। अरे बोलो, उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? अरे मतलब, अरे वो सॉरी, अल्फा H नहीं, 3 डिग्री हाइड्रोजन बोला था, ऐसे नहीं, 3 डिग्री हाइड्रोजन लिखो। 3 डिग्री हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। क्यों? सुंदर लिखूं क्या? अरे समय ज्यादा लग जाएगा यार। बताइए, कौन सी एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है KMnO4 के साथ? जिस एल्केन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मैं आपसे कल ये पूछूं, क्या इस एल्केन के ऑक्सीडेशन से इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो अल्कोहल बनेगा? हैं? बनेगा। क्यों? यहां पे 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों? मैं कल कहूं कि आपको इस एल्केन का ऑक्सीडेशन कराना है KMnO4 के साथ, क्या इससे अल्कोहल बनेगा? बेटा इससे अल्कोहल नहीं बनेगा। क्यों? उसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। क्या क्लियर है क्वेश्चन सभी को? ये इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास होनी चाहिए, क्लास नोट्स में लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि KMnO4 एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन कंडीशन है कि उस एल्केन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है बेटा? कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका क्वेश्चन है? कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का स्लोगन बताइए, क्या स्लोगन होता था? कॉन्सेप्ट क्या लगाते थे? CO2 हटाओ, CO2 हटाओ, बिंदी लगाओ। अरे बोलो, बिंदी का मतलब क्या है? रेडिकल लगाओ। और फिर बोलो बोलो, इनको कंबाइन कर दें या आपस में चिपका दें, एक ही बात है। बताइए, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसका कोल्वे इलेक्ट्रो, अगली स्लाइड में कर दूं क्या? आपको इसका कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, COONA। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस का स्लोगन बोलिएगा, CO2 हटाइएगा, अरे बोलो, और रेडिकल बना दीजिएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों रेडिकल को कंबाइन कर देंगे। अब इन दोनों रेडिकल को जैसे ही कंबाइन करेंगे तो क्या हम कोई आत्मघाती निर्णय ले चुके हैं? बहुत ही खतरनाक निर्णय ले चुके हैं। ऐसा होने से कंपाउंड बनेगा जो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। लास्ट क्लास में भी बताया था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भले ही सोने का ही क्यों ना हो जाए, हम एंटी एरोमेटिक को लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में ही रखेंगे। अरे बोलो, लीस्ट स्टेबल। तो मैं ये तो बनाना नहीं चाहूंगा, सेकंड ऑप्शन, ये काम नहीं करूंगा मैं। तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा? ऐसे 2 मॉलिक्यूल लूंगा और क्या बनाऊंगा? डाइमर बनाऊंगा। क्या करूंगा? डाइमर।
ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और उनको आपस में कंबाइन कर देंगे। ठीक है भाई। अब ये एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? हाँ, एक भी एटम रिंग का sp3 आ जाता है तो फिर नॉन एरोमेटिक ही लिखा जाता है। क्लियर हुआ गया भाई? तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पूछना क्या चाहता है? वो कह रहा है कि आपको एक सबस्ट्रेट दे रखा है जिसपे मार्किंग कर रखी है XYZ W। ठीक है, वहां पे आपको हेलोजनेशन करवाना है और आपको ये बताना है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर हेलोजनेशन, कि ये वाली साइट हेलोजनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है कि ये वाली कि ये वाली कि ये वाली। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको बताना है कि WXYZ में से कौन सी साइट ऐसी है जो हेलोजनेशन के लिए फेवरेबल होगी। क्लियर है? बताइए कौन सी मैकेनिज्म से होता है हेलोजनेशन? रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो मैं रेडिकल बना करके देखूंगा। अरे बोलो, बताइए। अगर मैं यहां पे रेडिकल बनाता हूं तो उस रेडिकल को क्या मिलेगा? अगर मैं यहां रेडिकल बनाता हूं, अगर मैं यहां पे रेडिकल बना देता हूं तो बताइए उसको क्या? एक तो मैं सबके बना दूं क्या यहीं पे? एक सेकंड रुको, मैं सबके रेडिकल बना देता हूं। एक मैं यहां बना देता हूं, एक मैं यहां बना देता हूं, एक मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, एक साथ ही बना दिए मैंने सबके रेडिकल। लोकेशन के नाम बताइए। XYZ W। ये लोकेशन क्या है? X, ये Y, ये Z और ये W। बताइए। मेरे पास तो फैसिलिटी है, मैंने गलती की, मैं कॉपी भी कर सकता हूं, चारों बना सकता हूं। क्यों भाई? मैं भूल गया था कि मेरे पास फैसिलिटी भी है। चलो अब हम हटा देते हैं, सभी जगह इंडिविजुअली बना देते हैं। ये कौन सी लोकेशन? X, ये Y, ये और लास्ट वाला W। ठीक है, तो फिर इनको सही करना पड़ेगा ना। CH2 CH2 CH3, इसको भी सही कर दो। CH3 CH2 CH3। अरे पहले हम एक में ही करना चाह रहे थे, अब हम अलग अलग कर रहे हैं। मुझे लगा कि एक में समझने में तुम्हें दिक्कत ना हो जाए। क्या? कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, मेहनत जो लगी जो लगी। XYZ W। बताइए X वाले रेडिकल को क्या मिलेगा? इस रिंग के साथ क्या मिलेगा? रेजोनेंस। रिंग में डबल बॉन्ड होंगे, पाई सिग्मा रेडिकल रेजोनेंस मिलेगा। इस वाले को बोलो। पाई सिग्मा रेडिकल उस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा रेडिकल इस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा। सर ये तो क्रॉस कंजुगेशन है, इससे रेजोनेंस करेगा तो ये परेशान होगा, इधर रेजोनेंस करेगा तो ये परेशान होगा, तो ये होंगे परेशान, ये थोड़ी होगा। इसका तो फायदा है। हमें तो जिसकी स्टेबिलिटी देखनी है उससे ही मतलब होना चाहिए ना। मुझे स्टेबिलिटी किसकी देखनी है? रेडिकल की। तो मेरे रेडिकल को तो इससे भी रेजोनेंस मिलेगा, इससे भी मिलेगा, तो मुझे तो फायदा है इस समय। अरे बोलो, मोर रेजोनेंस। क्यों भाई? इसमें बताइए क्या मिलेगा? इसको रेजोनेंस मिलेगा प्लस 3 अल्फा एच भी मिलेंगे। इसको रेजोनेंस मिलता था लेकिन डायरेक्ट अल्फा एच नहीं मिलते थे। यहाँ इसको रेजोनेंस मिलेगा रिंग के साथ और साथ में 3 अल्फा एच मिलेंगे। इसमें बोलो ओनली क्या मिलेंगे? 2 अल्फा एच। अरे बोलो, रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हम क्या क्या चेक करते हैं? रेजोनेंस चेक करते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। क्यों? और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखने पड़ते हैं? अल्फा एच। आंसर कॉल कीजिएगा। कहां पे रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है? Y, फिर Z, फिर X, फिर W। YZXW, YZXW। अरे बोलो,
अच्छा ये भी पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो आइसोमर कि टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, जरा बताइएगा टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा। एक बार सीएल यहां लगा सकते हैं हम लोग, अरे बोलो, एक बार सीएल यहां लगा सकते हैं, एक बार सीएल यहां लगा देते हैं, एक बार सीएल यहां लगा देते हैं, अरे बोलो बताइए। इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या? नहीं। लेकिन बेटा इस वाले में कायरल कार्बन है क्या? यस। अरे बोलो, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है बेटा, तो इसके दो पिक्चर लिखेंगे R+S। और किसी में कायरल कार्बन है? इस वाले में भी है क्या? तो इसके भी दो पिक्चर लिखेंगे R+S, या D+L भी लिख सकते हो। इसमें कोई कायरल कार्बन है? नहीं। तो टोटल पिक्चर कितनी होगी? 2, 2 4, 1 5 और 1 6। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 6। क्यों कट जाएगा? तुम्हारे लिए ये नया नया काम है, मेरे लिए सालों से चल रहा है। क्यों भाई? है ना, संभल के करना, तुम्हारा पहला इसका ये, मेरा कई सालों से है ये। आइए, कंसिडर द गिवन रिएक्शन। बताइए भाई, अल्काइन की रिएक्शन करानी है, पीडी दे रखा है, सी का मतलब क्या है? कार्बन की चारकोल, चारकोल और हाइड्रोजन, यानी कि अल्काइन का कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन करवाना है, और वो भी स्पेसिफिक कौन से वाला? लिंडलार कैटलिस्ट दिया गया है। याद करो, H2 के साथ में बेटा PD दे रखा हो, BSO4 दे रखा हो, CaCO3 दे रखा हो, चारकोल दे रखा हो, तो क्या होता है ऐसे केस में? पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, अरे बोलो ना, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन इन सिन मैनर। क्यों? तो बताइएगा, आपको दिया गया था बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, आगे क्या दिया है? C2H5, इसकी रिएक्शन करानी है आपको H2PD, और क्या दिया है? कार्बन, यानी कि चारकोल। बोलो क्या काम करने के लिए बोला गया है? लिंडलार कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करना है। लिंडलार कैटलिस्ट क्या काम करता है? एक पाई को ब्रेक करके 2H सेन मैनर में जोड़ता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इन सेन मैनर। तो एक पाई को ब्रेक करके 2H बेटा सेन मैनर में ऐड कर दीजिएगा, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? CH3 C डबल बॉन्ड C H H C2H5। कौन सी एल्कीन बनेगी? सिस एल्कीन बनेगी। क्यों? कॉन्सेप्ट नंबर 2, एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन में हमने दो चीजें पढ़ाई थी, एक बर्च रिडक्शन पढ़ाया था और एक लिंडलार कैटलिस्ट पढ़ाया था। लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन दोनों में सेम काम होता है, एक पाई को ब्रेक करके 2H जोड़े जाते हैं, बट लिंडलार कैटलिस्ट में सिन मैनर में जोड़े जाते हैं और बर्च रिडक्शन में एंटी मैनर में जोड़े जाते हैं। अगर आपको Na या Li दे रखा है, साथ में लिक्विड अमोनिया दे रखा है, तो ये क्या काम करता है बेटा? पार्शियल हाइड्रोजनेशन, बोलो, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इन एंटी मैनर, यही काम होता है बेटा। ये एल्काइन आपको दे रखी है, Na+ लिक्विड अमोनिया आपको दिया हुआ था, तो क्या काम करना था? एक पाई को ब्रेक करके 2H एंटी मैनर में, तो एक H इधर लगा देना, एक इधर लगा देना, एंटी का मतलब अपोजिट साइड, एक H इधर, एक H इधर। बताइए कौन सी एल्कीन बनेगी बेटा? ट्रांस एल्कीन बनेगी। क्या आप कर पाएंगे आराम से? सिस एंड ट्रांस एल्कीन। बताइए, अल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के कितने तरीके हैं? 2। क्या है वो 2 तरीके? एक तो लिंडलार कैटलिस्ट वाला केस है और दूसरा बर्च रिडक्शन वाला केस है। दोनों में ही एक पाई को ब्रेक करके 2H जोड़े जाते हैं, लेकिन जब लिंडलार कैटलिस्ट होता है तो दोनों हाइड्रोजन सिन मैनर में ऐड होते हैं, और बर्च रिडक्शन होता है तो दोनों हाइड्रोजन एंटी मैनर में ऐड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2,3-dibromobutane when heated with zinc। ध्यान से स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे 2,3-dibromobutane। ये 2,3-dibromobutane बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी रिएक्शन Zn के साथ कराई जाए या NaI एसीटोन के साथ कराई जाए। आपको याद होना चाहिए एल्कीन के प्रिपरेशन में ये पहला मेथड है। एल्कीन के प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड यही पढ़ाया था, डीहेलोजनेशन। अरे बोलो कौन सा केस है ये? डीहेलोजनेशन। डीहेलोजनेशन का केस है। दोनों हेलोजन को हटा दीजिएगा और क्या बना देंगे? एक पाई बना देंगे। तो क्या बन जाएगी आपके पास? ब्यूटेन या 2-ब्यूटीन बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है बेटा? कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे हम? रिमूव बोथ हेलोजन एंड मेक ए पाई बॉन्ड। दोनों हेलोजन को हटा देंगे और क्या बना देंगे? एक पाई बॉन्ड। तो सिंपली दोनों हेलोजन को हटा दीजिएगा, एक पाई बॉन्ड बना दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है क्या? अच्छा, सावधानी रखने वाली बात यह है, आपको याद होना चाहिए कि इस मास्टर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये बाकी की चीजें भी अवेयर करके चलता है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये सिचुएशन होती और यहाँ पे NaI एसीटोन दे रखा होता तो ये रिएक्शन बदल जाती, ये फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन हो जाती। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराने जा रहा हूं NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन हो जाती है। अगर यहाँ पे दो हेलोजन होते हैं, विस डाई हैलाइड दे रखा है, कैसा? विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड के सामने, विस का मतलब समझते हैं ना कि दो हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे हों। तो अगर दो हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो उसे विस डाई हैलाइड बोलेंगे। विस डाई हैलाइड के सामने Zn या NaI एसीटोन दे रखा है तो ये डीहेलोजनेशन का केस है। और अगर दो हेलोजन ना होकर के एक ही हेलोजन है या वो विस वाली पोजीशन पे ना हो, एक ही बात है, या तो अकेला हेलोजन हो या फिर वो विस वाली पोजीशन पे ना हो, यानी कि दोनों हेलोजन एडजेसेंट ना हो और आप NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो फिर केस बदल जाएगा। केस किसका हो जाएगा? फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन का हो जाएगा। डीहेलोजनेशन कब वैलिड होगा NaI एसीटोन के सामने? जब विस डाई हैलाइड होगा। क्लियर है? और फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन आपको अच्छे से पता है, एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से आकर के अटैक कर देगा और आपको परिणाम ये देखने को मिलेगा। क्यों भाई बताइए? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड आप जो अचीव कर रहे हैं NaI एसीटोन की हेल्प से, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप? फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन। कोई मुझे बता पाएगा कि फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? हाँ, बाई प्रोडक्ट बोलो कौन आएगा? Na+ और Br- NaBr बनेगा। एंड हाँ, ड्राइविंग फोर्स ये है कि NaBr जो है एसीटोन के अंदर इनसोल्यूबल है। NaBr एसीटोन के अंदर इनसोल्यूबल है, इस वजह से ये रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड नहीं आ पाएगी। अन्यथा मान लेते हैं कि NaBr एसीटोन में अगर सोल्यूबल होता तो फिर भाई ये Br- अटैक करके I को वापस भगा देता। I- तो अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, तो रिएक्शन क्या हो जाती? बैकवर्ड आ जाती। तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? NaBr का एसीटोन में इनसोल्यूबल होना ही फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। तो काम की बात क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है बोलो रिएक्शन का? NaBr / NaCl are insoluble in एसीटोन। यही किसका काम कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है।
अगर एक्वस मीडियम ले लेता तो NaBr एक्वस मीडियम में सोल्यूबल हो जाता और फिर मुझे यहाँ से Br माइनस मिलता जो अटैक करता I माइनस को हटा देता। I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती। क्लियर है क्या? तो फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? NaCl NaBr के प्रेसिपिटेट का एसीटोन में इनसोल्यूबल होना। क्यों भाई? तो आप डीहैलोजनेशन का केस है कि फ्रैंकलिस्टाइन का केस है, आई थिंक आराम से फिल्टर लगा लेंगे। विस डाइहैलाइड दे रखा होगा, Zn और NaI एसीटोन दे रखा है तो डीहैलोजनेशन का केस होगा। और अगर एक ही अल्काइल हैलाइड है और सामने NaI एसीटोन दे रखा है, सिंगल हैलोजन वहां है, NaI एसीटोन दे रखा है तो केस किसका है? फ्रैंकलिस्टाइन का है। क्यों? और फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन मेरे लिए महज एक किसका एग्जांपल था? SN2 रिएक्शन का एग्जांपल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे चलिए, एल्कीन के ऊपर आपको बेटा वाटर का एडिशन करना है। एल्कीन पे वाटर के एडिशन के 3 तरीके होते थे। एक हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराते थे, एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करते थे, जो एक ER रिएक्शन का एग्जांपल होता था। अरे बोलो। एक दूसरा तरीका होता था OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक होता था HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन पे वाटर के हमने 3 तरीके निकाले थे। एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन कराया जाता था एल्कीन के ऊपर। दूसरा तरीका होता था OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये उसका स्पेसिफिक रिएजेंट है। तीसरा तरीका होता था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके लिए आपको B2S6 दिया जाता है, H2O2 दिया जाता है और OH- दिया जाता है। इस कॉम्बिनेशन को देखते ही मेरे मन में क्या आएगा? HBO। इस कॉम्बिनेशन को देखते मेरे मन में क्या आएगा? OMDM। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाए? हाँ, पहला कॉन्सेप्ट OMDM का कॉन्सेप्ट बताइए। जो क्लास में लिखाया गया वही बोलना है, अपने मन से और अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो नोट्स में लिखा गया एज इट इज बोलना है। OMDM के अंदर OH- विल बी अटैच्ड, OH- विल बी अटैच्ड, विल बी अटैच्ड दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड where, बोलो, where positive charge can be more stable। अरे बोलो। तो OMDM कहता है कि OH- को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच करना है जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता हो। तो जरा बताइएगा, OMDM करने जा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल आएगा? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। तो लेफ्ट पे OH लगेगा और राइट पे H, तो लेफ्ट पे OH लगा दीजिए, राइट पे H लगा दीजिए। अरे बोलो। ऐसे ही बेटा HBO का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाँ बिल्कुल वही बोलना है जो नोट्स में लिखा है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है। बताइए, OH- लिखना है कि H-? H- will be attached, H- will be attached that carbon of double bond where positive charge can be more stable। अरे बोलो। मैंने बोला H2O का एडिशन करना है, आप H- जोड़ रहे हो। हाँ, H2O में तो H+ होता है। फिर तो बेटा एक काम कर, अगले साल आना पड़ेगा। हाँ ना, डिटेल में मैकेनिज्म चाहिए तो उसके लिए तो क्लास में पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई? लेकिन ये जो पॉइंट लिखा गया है उससे पहले आपको मैकेनिज्म बताई गई थी, उसके बाद पॉइंट लिखा गया था। ठीक है, अब ये गुस्ताखी बिल्कुल ना करें कि सर H- कहां से आया, ये बता दीजिएगा। क्यों? खुद को पता होना चाहिए कि जरूर आया होगा कहीं ना कहीं से। क्यों भाई? बताइए। जो करने के लिए कहा गया वो एक्टिविटी कर दीजिएगा, क्वेश्चन सही होने से मतलब। क्यों भाई? H- कहां लगाना है? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, पॉजिटिव यहां ज्यादा स्टेबल होगा, H यहां पे आएगा, OH वहां पे आएगा, राइट? फड़फड़ाओ। इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? हैं? पोजिशनल आइसोमर। इसमें OH सेकंड नंबर पे है, इसमें OH फर्स्ट नंबर पे है। दीज आर पोजिशनल आइसोमर। क्यों?
क्या आपको OMDM का जुगाड़ पता है? OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाया जाता है जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आपको HBO का जुगाड़ भी पता है? H माइनस वहां लगाया जाता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। H माइनस कब आया, कैसे आया, क्यों आया, सब पर्दे में रहने दो, कोई मतलब नहीं है इन बातों का इस समय। क्यों भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सीन हमें दी गई है, ऑन रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद NaHSO3। देखिएगा, साइक्लोहेक्सीन आपको दे रखा है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दे रखा है, इसके साथ में NaHSO3 दे रखा है। क्या काम लिखाया था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का? इसका काम होता है एक पाई को ब्रेक करके दो OH थिन मैनर में जोड़ना। एक और होता था बेयर रिएजेंट कॉल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, उसको क्या बोलते थे हम? बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट का और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का दोनों का सेम काम है, एक पाई को ब्रेक करके दो OH थिन मैनर में जोड़ना। तो एक पाई को ब्रेक कर दीजिएगा और दो OH थिन मैनर में ऐड कर दीजिएगा। सिन का मतलब दोनों वेज पे लगा दीजिए या दोनों डैश पे लगा दीजिए। अरे बोलो, बताइए, बनने वाला प्रोडक्ट मीजो है क्या? हाँ, दो कायरल कार्बन है, साथ में इसमें POS प्रेजेंट है, क्या है? मीजो। अरे बोलो, मैं बोलूं साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, तो क्या ये बात सही होगी? यस, मीजो बन के आ रहा है, दो कायरल कार्बन है और POS लगेगी, मीजो कंपाउंड है और मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला पॉइंट इधर बताइए, कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रहना चाहिए मुझे? अरे बोलो, ब्रेक वन पाई बॉन्ड and add 2OH in syn manner, पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? नेक्स्ट, एल्कीन की रिएक्शन करानी है HBr के साथ और ऊपर क्या लिखा गया है? पेरोक्साइड। आगे बाद में सोल्व करेंगे, पहले इतना ही पार्ट सोल्व करते हैं। एल्कीन है, HBr है, पेरोक्साइड है, तो ध्यान से देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना हमारा सबस्ट्रेट? ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराई जाए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसे बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। और ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से होती है? रेडिकल मैकेनिज्म से। अरे पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में होगी, पेरोक्साइड्स रेडिकल इनिशिएटर ही होते हैं, है कि नहीं? होमोलैटिकल क्लीवेज कब कब होता है? जब सनलाइट दे रखी हो, टेम्परेचर दे रखा हो या पेरोक्साइड दे रखा हो। पेरोक्साइड भी रेडिकल इनिशिएटर होता है। या फिर बोलोगे कि ऐसे भी बोल सकते हो कि पेरोक्साइड जो होते हैं होमोलैटिकल क्लीवेज को प्रेफर करते हैं, एक ही बात है, घूम फिर के। सनलाइट, टेम्परेचर, पेरोक्साइड, दीज आर रेडिकल इनिशिएटर, तो रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। एक डॉक्टर यशवंत रूल लिखाया था, एल्कीन दे रखी हो, HBr दे रखा हो, पेरोक्साइड दे रखा हो, तो फटाफड़ाओ, डॉक्टर यशवंत रूल क्या था? ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr on alkene in presence of peroxide, H radical will be attached that carbon of double bond where more stable radical can form,
जहां पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां पे H कनेक्ट करना होता है। बताइए ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहां बनेगा? यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि उसको इधर से भी अल्फा H मिलेंगे और इधर से भी मिलेंगे। यहाँ पे रेडिकल बनाऊंगा तो कम स्टेबल बनेगा, एक ही साइड से अल्फा H मिलेंगे। अरे बोलो, तो लेफ्ट साइड में रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पे H लगाया जाएगा और यहाँ पे Br लगाया जाएगा। बोलो ना, क्या ये MKR को भी फॉलो कर रहा है या AMKR को फॉलो कर रहा है? AMKR ये कहता है कि एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, AMKR बोल रहा है कि एल्कीन पे HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो H जो है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, या ऐसे बोलो कि हैलोजन वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो AMKR कहता है कि एल्कीन पे जब HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो H वहां अटैच होता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, या उल्टा बोलो कि हैलोजन वहां अटैच होता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो क्या ये बात सही है? मेरे यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है। ये महज संयोग है, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो AMKR कह रहा है उससे हमारा आंसर हमेशा सही आए। आ जाता है तुम्हारी किस्मत, नहीं आता है तुम्हारी किस्मत, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको डॉक्टर यशवंत रूल लगाने की सलाह दी थी, अब तुम क्या पढ़ते हो, कैसे याद करके जाते हो, तुम्हारा आउटलुक है। पेपर में तुम भूल जाते हो, AMKR का चुल मच जाता है तो तुम जिम्मेदार रहोगे। मैंने सिंपल बोला है कि एल्कीन है, HBr है, पेरोक्साइड है, तो क्या करने के लिए बोला है? H को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच करना है जहां ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। यहां ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, मैं यहाँ H लगाऊंगा और यहाँ पे Br लगा दूंगा, दैट्स इट। अब ये AMKR को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये हम ऑलवेज नहीं बोल सकते। हमें नहीं पता फॉलो होगा कि नहीं होगा, किसी एग्जाम्पल में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। तो AMKR उतना रिलायबल नहीं है, AMKR के भरोसे ना रहे। क्लियर है क्या? बताइए एल्कीन पे, अच्छा अगला पॉइंट, एल्कीन पे HBr का जब हम एडिशन कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो इस घटना को पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। बट ये एक्टिविटी केवल HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होती है। अगर यहाँ पे HCl और पेरोक्साइड होता ना तो ये केवल सिंपल ER का एग्जांपल होता, क्योंकि एल्कीन की जो कोर रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये मैच उसका एग्जांपल हो जाता। फिर अरे बोलो किसका एग्जांपल हो जाता? ER। तो एल्कीन पे जब HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो यही पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों लगता है, यही रेडिकल मैकेनिज्म से क्यों होती है? क्योंकि एल्कीन पे जब HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसकी मैकेनिज्म के सभी स्टेप एक्सोथर्मिक आते हैं। नोट्स में लिखवा रखा है, सभी स्टेप्स क्या आते हैं? एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। कोई मुझसे पूछे कि एल्कीन पे HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं और वहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट को एंटरटेन किया जाता है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो ड्राइविंग फोर्स क्या बोलेंगे हम? ड्राइविंग फोर्स क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म के स्टेप्स का एक्सोथर्मिक होना। अब हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि हम एग्जाम्पल के अंदर लगा के यहाँ पे देख लेंगे और पता कर लेंगे कौन एक्सोथर्मिक है कि नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। एल्कीन के सामने HCl दे रखा है, पेरोक्साइड दे रखा है, वहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता क्योंकि वहां पे कोई ना कोई स्टेप एंडोथर्मिक आ जाता है मैकेनिज्म के अंदर। ऐसे ही HI और पेरोक्साइड दे रखा है तो भी कोई ना कोई स्टेप एंडोथर्मिक आ जाता है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली और ओनली किसके साथ ऑब्जर्व होता है? एल्कीन, HBr, पेरोक्साइड। अरे बोलो सर HCl के साथ पेरोक्साइड दे दिया तो मेरे को पेरोक्साइड को इग्नोर करना पड़ेगा, वहां कोई पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्लियर है? चलिएगा आगे क्या कहा है? आगे बोला गया है जो A बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करानी है? NaNH2 के साथ, और उसके बाद में जो B बनेगा उस पे Br2 का एडिशन करना है। तो यानी कि कंफर्म है जो B प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन। आगे कहा गया है NaNH2, टेम्परेचर दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। E2 रिएक्शन लगाने की तैयारी है। अरे बोलो E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, लिविंग ग्रुप के पास में अल्फा, नेक्स्ट बीटा। इन केस ऑफ E2 रिएक्शन बेस डायरेक्ट अप्रोच टू बीटा H। E2 रिएक्शन में बेस किसको लेके जाता है? बीटा H को। बेस आएगा NH2 माइनस बीटा H को ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देंगे। E2 रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। E2 क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे कैसा बेस दे रखा है?
स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं E2। अरे बोलो वीक बेस होता तो E1। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, इस पे Br2 का एडिशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इसका काम बताओ, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और 2 Br एंटी मैनर में ऐड कर देंगे। अरे बोलो, इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोला जाता है। क्यों? Br2 रेडिश ब्राउन कलर का और जो प्रोडक्ट आता है वो कलरलेस आता है, तो इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एल्कीन के सामने अगर Br2 CCl4 दे रखा हो तो सिंपली क्या काम करना होता है, एक पाई को ब्रेक करके 2 Br एंटी मैनर में ऐड करने होते हैं। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग C डबल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR के बारे में पूछ रहा है, बताइए रिएक्टिविटी for EAR directly proportional to stability of intermediate कार्बोकैटायन। एल्कीन और एल्काइन की कोर रिएक्शन क्या होती है, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और EAR का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन। बताइएगा, जहां पे कार्बोकैटायन वो एल्कीन या एल्काइन ER के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगी जहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एल्कीन्स आर more reactive for ER as compared to alkyne। एल्कीन और एल्काइन में से भी ER के लिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि जब एल्कीन पे ER कराते हैं तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल आता है। तो देखिएगा, ये एल्कीन, ये एल्कीन, ये एल्कीन, ये एल्काइन, एल्काइन आर लेस रिएक्टिव फॉर ER एज कंपेयर टू एल्कीन। तो फोर्थ नंबर सबसे पीछे है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा हमारे पास। हाँ, फोर्थ तो सबसे पीछे आएगा। अब एल्कीन को चेक कर लेते हैं। अगर आप इस एल्कीन पे ER कराएंगे तो इसको ब्रेक करेंगे और कार्बोकैटायन यहां बनाएंगे, और ये कार्बोकैटायन क्या गेन करेगा, बैक बॉन्डिंग। 2 एडसेंट एटम होंगे और एक एटम इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल होगा, और यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इलेक्ट्रॉन लेने में कैपेबल होगा, तो ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन होती है कि 2 एडसेंट एटम हो, एक इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने में कैपेबल। ER कराएंगे तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएंगे, पाई को ब्रेक करेंगे, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, वो इसके लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? और जब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो बैक बॉन्डिंग सबसे पहला पैरामीटर है। तो फर्स्ट विल बी मोर रिएक्टिव फॉर ER, साइट 1 इज मोर रिएक्टिव फॉर ER। तो यही आंसर है क्या? अच्छा, इनको भी चेक कर लो, 2 और 3 को। इसमें यहां पे कार्बोकैटायन बनाऊंगा और इसमें यहां पे कार्बोकैटायन बनाऊंगा, तो बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल आएगा? थर्ड वाले में ज्यादा अल्फा H मिलेंगे और सेकंड वाले में यहां कार्बोकैटायन बनाऊंगा तो कम अल्फा H मिलेंगे। क्यों भाई? कंपैरेटिवली चेक कर लेना, यहाँ पे ज्यादा अल्फा H आएंगे और यहाँ पे कम अल्फा H। यहाँ पाई को ब्रेक करूंगा, कार्बोकैटायन बनाऊंगा, उसको कम अल्फा H मिलेंगे। यहाँ पाई को ब्रेक करूंगा, कार्बोकैटायन बनाऊंगा, ज्यादा अल्फा H मिलेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। बताइए, तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा? फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, और फोर्थ वाला तो एल्काइन है। एल्काइन आर लेस रिएक्टिव फॉर ER एज कंपेयर टू एल्कीन। एल्काइन आर लेस रिएक्टिव फॉर ER एज कंपेयर टू एल्कीन। लेस रिएक्टिव बोला ना, सेंटेंस सही बोला ना मैंने? हाँ, एल्कीन आर मोर रिएक्टिव एंड एल्काइन आर लेस रिएक्टिव फॉर ER, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl। डिफरेंट एल्कीन दी गई हैं और HCl के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया है, तो एल्कीन के ऊपर HX का एडिशन, चाहे आप HCl का एडिशन कराएं चाहे HBr का एडिशन कराएं, वो किसका एग्जांपल होगा? ER। कोई सॉल्व करेगा?
तो इसमें रिएक्टिविटी विथ HCl देखनी है। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी विथ HCl देखनी है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले अपन कार्बोकैटायन बना लेंगे। तो कार्बोकैटायन तो सब में सेम ही है। NO2 का इम्पैक्ट लगाओ बेटा, कौन सा लगेगा? NO2 का कौन सा इम्पैक्ट है? माइनस M माइनस I। OCH3 का बताओ। प्लस M माइनस I। बताइए। तो कार्बोकैटायन की जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? प्लस M, फिर प्लस H, फिर प्लस I, फिर सैंपल, फिर माइनस I, फिर माइनस H, फिर माइनस M। अगर मुझे डिफरेंट कार्बोकैटायन दिया जाए, बेंजीन रिंग के बाहर कार्बोकैटायंस बने हुए हैं और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए कही जाए, तो प्लस M प्लस H प्लस I प्लस M प्लस H प्लस I, सैंपल माइनस I माइनस H माइनस। बताइए बेटा। तो थर्ड वाला सबसे पहले आएगा क्योंकि उसमें माइनस M डोमिनेट कर रहा है। सॉरी, प्लस M डोमिनेट कर रहा है। क्या आंसर आएगा बेटा? सेकंड आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? बोलो। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विद HCl ऑब्लिक, बोलो ना, HBr ऑब्लिक HX ऑब्लिक ER। ये सब ER के तो एग्जांपल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पूरा बोला करो सेंटेंस, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। 30 मिनट में तो मुझे पढ़ाना है, तुम्हें थोड़ी पढ़ाना है। क्यों? वो मेरा काम है। डिफरेंट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, प्लस M प्लस H प्लस I, सैंपल माइनस I माइनस H माइनस M। वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें क्या होगा? प्लस M। तो प्लस M किस में लग रहा है? थर्ड में। फिर प्लस H किसी में नहीं है। फिर प्लस I वाला कोई नहीं है। फिर किसको लेंगे? सैंपल हम किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होता, यानी कि सेकेंड। फिर फर्स्ट। अरे बोलो। एल्कीन पे HCl का एडिशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एल्कीन पे HBr का एडिशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। करेगा? करा हुआ? आओ सही करना। एक भी बात गलत नहीं बोलोगे, जो भी बोलोगे उतना ही बोलोगे जितना क्लास में पढ़ाया है ना। इस क्वेश्चन में एल्कीन की रिएक्शन कराइए पहले HCl R2O2। R2O2 का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ देखेंगे और ये रिएक्शन होगी EAR रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनाएंगे तो स्टेबल कार्बोकैटायन इधर बनेगा और Cl भी फिर इधर ही जाके लगेगा। तो ये वाली होगी EAR रिएक्शन। फिर एल्कीन की रिएक्शन HBr R2O2, इसमें लगेगा पेरोक्साइड इफेक्ट। बिल्कुल सही है। पेरोक्साइड इफेक्ट में H रेडिकल डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहां मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा। तो यहाँ रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा और यहाँ H लगेगा और यहाँ Br। तो इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा और ये एक रेडिकल रिएक्शन है। तो अब इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा? विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट X एंड Y। क्या प्रोडक्ट उसने सही बना रखे हैं? अपने आप ही प्रोडक्ट उसने सही बना रखे हैं। बस हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है। क्यों? बताइए बेटा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है X इज अ प्रोडक्ट ऑफ आयनिक रिएक्शन। EAR एक आयनिक रिएक्शन ही होती है। हाँ, आयनिक ही मानी जाएगी। EAR क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो कोई आयन ही तो बन रहा है ना। अरे बोलो।
Y इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडिकल रिएक्शन, पेरोक्साइड इफेक्ट रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, तो ये फर्स्ट ही होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा। तो आपने क्या सीखा बेटा, कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, एल्कीन के ऊपर HCl दे दिया जाए, पेरोक्साइड दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इग्नोर इम्पैक्ट ऑफ पेरोक्साइड, अरे बोलो, एंड फॉलो नॉर्मल EAR। अरे बोलो, जैसे ER कराते हैं वैसे ही करा देंगे। क्यों? अगर मेरे पास एल्कीन है और उस पे HI दे रखा है, पेरोक्साइड दे रखा है, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, EAR। यहां पे भी हम पेरोक्साइड को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अरे बोलो, पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली और ओनली कब ऑब्जर्व होगा, एल्कीन होगी, HBr होगा और पेरोक्साइड। क्यों? थोड़ी देर बाद एक सवाल पूछेंगे इस पे, आ गया वो सामने ही आ गया अपने आप ही। आइए, हाउ मेनी रिएक्शन विल प्रोड्यूस थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें, क्या पूछा है बेटा, फ्री रेडिकल और उसमें भी एडिशन, रेडिकल मैकेनिज्म होनी चाहिए और एडिशन होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ऐड होना चाहिए। ठीक है, NBS का काम बताओ, NBS N ब्रोमो सक्सेनामाइड, NBS act as selective, बोलो बोलो, NBS act as selective reagent, it work, फड़फड़ाओ, it work at only allylic or benzylic position for, ऐसे लिख देता हूं, as radical substitution, मतलब रेडिकल मैकेनिज्म से काम करेगा और वहां से H को हटा करके क्या लगाएगा, Br। N ब्रोमो सक्सेनामाइड का काम होता है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से H को रिप्लेस करके Br लगाना। रेडिकल मैकेनिज्म से H हटा के Br लगा रहे हो, तो आप इसे रेडिकल एडिशन बोलोगे कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, H को हटा करके Br लगाया जा रहा है। अरे बोलो, तो NBS क्या काम करता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करता है वाया रेडिकल मैकेनिज्म, एडिशन नहीं। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। बताइए, तो ये तो क्या करेगा, इस केस में क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म। NBS एक सेलेक्टिव रिएजेंट है जो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से H को रिप्लेस करके Br लगाएगा, ऐड नहीं कर रहा है वो, H को रिप्लेस करके Br लगाता है। और कौन सी मैकेनिज्म से, रेडिकल मैकेनिज्म से। तो फिर एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन को एलाइलिक, C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन को एलाइलिक, C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन को एलाइलिक। तो इन पोजीशन पे से H को हटाया जाएगा और Br लगाया जाएगा। तो बताइए, रेडिकल एडिशन हो रहा है कि रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। हमसे क्या पूछा है, एडिशन। अरे बोलो, एल्कीन पे HCl का एडिशन करवाना है, एडिशन तो करवाना है आपकी बार, एल्कीन पे HCl का एडिशन, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो रेडिकल मैकेनिज्म से होगा कि ER से होगा, ये तो ER का एग्जांपल है, इग्नोर पेरोक्साइड। क्यों भाई, इसमें बताइए, एल्कीन दे रखी है, HBr दे रखा है, एल्कीन पे HBr का एडिशन करना है जो कि एक ER का एग्जांपल है, बट उसने क्या लिख दिया, सनलाइट लिख दिया, यानी कि रेडिकल बना करके एडिशन करना है।
एल्कीन पे HBr का एडिशन करना है, सनलाइट दे रखी है, मतलब रेडिकल बना के करना है। तो फिर क्या करूं, बोलो क्या बोलूंगा? रेडिकल एडिशन। अरे बोलो, सनलाइट दे रखा है तो रेडिकल बनाने पड़ेंगे, और एल्कीन पे HBr का एडिशन कराना है तो रेडिकल के थ्रू एडिशन करवाना होगा। रेडिकल एडिशन ही पूछा है उसने मुझसे। आगे बोलो, एल्काइन पे HI का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ER का एग्जांपल है, और प्योर ER हो रही है तो फिर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होंगे, रेडिकल नहीं होंगे। क्यों भाई? ER के इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकेटायन। एल्कीन HBr पेरोक्साइड, ये तो पेरोक्साइड इफेक्ट का ही केस है, और पेरोक्साइड इफेक्ट कौन सी मैकेनिज्म से होता है? रेडिकल, रेडिकल मैकेनिज्म से। एडिशन होता है कि सब्स्टिट्यूशन? एडिशन ही तो होता है। आप ये कहते हो कि डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां H लगाएंगे और यहाँ Br लगाएंगे, तो H भी ऐड होता है और Br भी ऐड होता है, एडिशन ही तो होता है वो, बट कौन सी मैकेनिज्म से? रेडिकल एडिशन। आगे बोलो, एल्कीन दे रखा है, NBS दे रखा है, NBS तो सेलेक्टिव है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से H हटा के Br लगाएगा वो। ये कौन सी पोजीशन है? एलाइलिक। C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन को एलाइलिक, तो वो यहां से H हटा के Br लगाएगा। तो किसी को हटा करके आप लग रहे हो तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और कौन सी मैकेनिज्म से? रेडिकल मैकेनिज्म से। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों भाई? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म। क्यों विनोद? तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। केवल 2 ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें रेडिकल एडिशन हो रहा है। वो होता है Cl2 या Br2 दे रखा होता है। वो ऐसा नहीं था, उसके सामने बेटा क्या दिया था? Cl2 या Br2 दे रखा था। एल्कीन होगी, उसके सामने Cl2 या Br2 दे रखा है, और सनलाइट या टेम्परेचर दे रखा है। तो हम रेडिकल मैकेनिज्म से ही करेंगे, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे जहां ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। वो अलग केस था, इससे कोई संपर्क नहीं था उस केस का जो आपको बता रखा है। क्या दे रखा होता? दोबारा बोलो। यहाँ HCl दे रखा होता। हाँ हाँ हाँ, इसका पेरोक्साइड इफेक्ट से कोई लेना देना? ये पेरोक्साइड इफेक्ट से लेना देना नहीं, पेरोक्साइड ही नहीं है तो पेरोक्साइड इफेक्ट की कोई बात ही नहीं है। ये तो सनलाइट देने की वजह से रेडिकल जा रहा है। एल्कीन आपके पास है, उसके सामने हेलोजन है लाइक Cl2 या Br2, तो आप जहां से ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां से H को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह Cl या Br लगाएंगे। क्लियर है बात? अगर एल्कीन दे रखा है, सामने Cl2 या Br2 दे रखा है और सनलाइट, तो H को रिप्लेस करके, जैसे इस केस की बात कर रहा है वो बेसिकली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके रिएक्शन में Cl2 के साथ कराता हूं, मुझे सनलाइट दी जाए या मुझे टेम्परेचर दिया जाए, तो फिर मैं यहां से H को रिप्लेस करूंगा और उसकी जगह एक Cl रेडिकल लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा। अरे बोलो, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर मेरे पास CH3 करा रखे मैंने क्वेश्चन बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2, Cl2 होता है CCl4 या CH2, इस केस में क्या करते हैं? एक पाई को ब्रेक करते हैं और 2 Cl एंटी मैनर में जोड़ देते हैं। अलग अलग केस हैं ये सारे, ठीक है? एक केस ये है, एक ये है। एक केस ये है कि हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन पे हम HBr का एडिशन करना चाहते हैं, जो कि एक ER का एग्जांपल था, बट सनलाइट दे रखी थी जिसने होमोलाइटिकल क्लीवेज को प्रेफर कर दिया होगा, और क्वेश्चन रेडिकल मैकेनिज्म से सोल्व हो रहा होगा। अरे बोलो, चले भाई अगला क्वेश्चन। NBS के बारे में बताइए। एल्कीन दे रखी है और NBS के साथ रिएक्शन करानी है, तो NBS के बारे में हम क्या जानते हैं? एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी? CO NBr, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। क्या काम करता है ये?
इट वर्क एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। सर ये बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है? बेंजीन से नेक्स्ट sp3 कार्बन। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन। C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट sp3 कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट sp3 कार्बन को बेंजाइलिक बोलते हैं। रिएक्शन प्रोसीड वाया रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म से होगी रिएक्शन? रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। अरे बोलो। इट इज known as radical substitution। अरे बोलो। तो बताइए रेडिकल आप कहां कहां बना सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, यहां पे 14 में मेंशन कर रखा है। वो कह रहा है कि ये वाला जो कार्बन है वो C14 है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। एलाइलिक पोजीशन बताइए। C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन एलाइलिक। अरे बोलो। तो मैं यहां पे रेडिकल बना सकता हूं, रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। और ये रेडिकल क्या कर सकता है बेटा? रेजोनेंस कर सकता है। पाई सिग्मा रेडिकल, सॉरी कलर दूसरा ले लेता हूं। पाई सिग्मा रेडिकल क्या करवाएंगे बेटा इसमें? रेजोनेंस। रेजोनेंस करने के बाद आपके सामने ये पिक्चर आ सकती है, यहां रेडिकल बन सकती है। 14 तो यही लिखा रहेगा। अरे बोलो। तो एक बार मैं Br रेडिकल यहां लगा सकता हूं, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से H को रिप्लेस करके Br लगाता है NBS। तो एक बार Br यहां लग सकता है, एक Br यहां लग सकता है। दो प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है। अरे बोलो। अब मैं इस पे Br रेडिकल कनेक्ट कर देता हूं, एक आंसर तो ये हो जाएगा। एक बार इस पे Br रेडिकल कनेक्ट कर देता हूं, क्यों? आइए, और क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिन पे विचार किया जा सकता है? बेटा ये भी तो एलाइलिक पोजीशन थी हमारी। C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। मैं चाहता तो मैं यहां भी तो रेडिकल बना ही सकता हूं। अरे बोलो। और क्या हो सकता है? पाई सिग्मा रेडिकल। क्या हो सकता है इसमें बेटा? रेजोनेंस। बताइए, रेजोनेंस करने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सबको बनानी आती है ना? सर ये तो रैपिड रिवीजन में सिखाया जाता है। भाई गलत जगह आ गया, और विशेषकर मेरे जैसे मास्टर के पास तो बिल्कुल ही गलत आ गया। अब इस पे क्या भेज देंगे बेटा हम? Br रेडिकल। Br रेडिकल भेज दो, तो Br रेडिकल यहां आ सकता है, Br रेडिकल यहां भी जा सकता है। अरे बोलो। और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं। अरे बोलो। भाई एलाइलिक पोजीशन ये भी है, एलाइलिक पोजीशन ये भी है। यहां रेडिकल बना सकता हूं, यहां बना सकता हूं। ये रेडिकल रेजोनेंस कर लेगा तो नया रेडिकल यहां बनेगा, और अगर ये रेडिकल रेजोनेंस कर लेगा तो नया रेडिकल, मैंने बनाया नहीं क्या नीचे? हैं? नया रेडिकल बनाया नहीं था क्या मैंने यहाँ? अच्छा अच्छा, वो बना रखा, उधर बना रखा है। ठीक है, उधर में तो सीधा Br रेडिकल जोड़ देता हूं। बना रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें रेजोनेंस किया तो ये बना लिया था। अरे बोलो। अब इस पे भी Br रेडिकल लगाया जा सकता है, इस पे भी Br रेडिकल लगाया जा सकता है। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? पूछा गया कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, छांट लेना इसमें से। वो कौन सा नहीं बनेगा, ये पूछा है कौन सा नहीं बनेगा। कौन सा है? फोर्थ। कंफर्म? सही छाटा है ना? ठीक है, बताइए। ऊपर क्या दिया है बेटा? कोल्ड KMnO4 और एल्कलाइन। बेसिक मीडियम दे रखा है, कोल्ड दे रखा है, KMnO4। तो बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है? बेयर रिएजेंट की बात कर रहा है। बेयर रिएजेंट का काम क्या है? एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दो OH सिन मैनर में जोड़ देंगे। ब्रेक वन पाई बॉन्ड एंड ऐड
2OH इन सेम मैनर। क्या ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी यूज होता है? यस। बेयर एजेंट पिंक कलर का होता है और प्रोडक्ट क्या आता था? कलरलेस। क्यों भाई? तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में यूज हो जाता है। होट के MnO4 एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाना है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन बेटा किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, पढ़ा रखा है नोट्स के अंदर। एल्कीन के सामने अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उसका ऑक्सीडेशन वैसे ही करेगा जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है। बताइए, ऊपर वाला केस सोल्व कर दीजिए। बेयर एजेंट एक पाई को ब्रेक करके 2 OH सिन मैनर में, इसमें तो दोनों OH एंटी मैनर में, ये तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ भी नहीं है, इसमें 2 OH सिन मैनर में है, इसमें भी 2 OH सिन मैनर में है, तो आंसर सेकंड या थर्ड में से। अब इसको देख लेते हैं, क्या करना है अब इसका? ऑक्सीडेशन, लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं बेटा? डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा देंगे। अगली स्लाइड में करूं क्या? यही क्वेश्चन है ना? आइए, KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराइए, लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। डबल को कट लगाइए और एक एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। अरे बोलो, इधर तो बनेगा कीटोन, इधर बनेगा कीटोन और इधर बनेगा CH3CH। और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है आसानी से किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन का ऑक्सीडेशन तो बहुत टफ होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन KMnO4 तभी करता है जब KMnO4 कीटोन के पास लंबे समय तक उसके संपर्क में रहे, प्रीलॉन्ग्ड कीपिंग। कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अरे बोलो, पढ़ा रखा है बेटा? आंसर कॉल करो, क्या आएगा बेटा? थर्ड। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है एक एल्कीन है, उसकी रिएक्शन किससे कराऊं कि एक तरफ तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाए और दूसरी तरफ एक बी बनेगा, फिर बी की रिएक्शन सी से होगी, डी बनेगा, डी की रिएक्शन ई से होगी और एल्कीन बनेगी। उल्टा सोच के देखते हैं, ये एल्कीन है, हो सकता है ये अल्कोहल हो, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाई हो। ये हो सकता है ऐसा कंपाउंड हो जिसका रिडक्शन हुआ हो और अल्कोहल बना हो। अरे बोलो, उल्टा सोचना पड़ सकता है। ये एल्कीन है तो ये अल्कोहल हो सकता है, संभावनाओं आधारित बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटीज पे। ये एल्कीन है तो डी अल्कोहल हो सकता है, और अल्कोहल के सामने एसिड दिया जाए तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है, एल्कीन बन जाती है। क्यों भाई? आइए, इस एल्कीन की रिएक्शन ऐसे बंदे से कराओ कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाए, तो आप इसका ओजोनोलाइसिस करवा के देख लो। अरे बोलो, क्या कोई ओजोनोलाइसिस के लिए दिया गया है आपको कुछ? O3ZnH2O दे रखा है। क्या दे रखा है? O3ZnH2O, O3ZnH2O। बोलेगा, डबल को तोड़ेंगे, एक एक ऑक्सीजन लगा देंगे, ओजोनोलाइसिस करा दीजिए, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका क्या हो गया? ए। ये तो बोला है ना ए क्वेश्चन में, और ये क्या हो गया? बी। अब बी की रिएक्शन आप कराइएगा, बी का रिडक्शन करवा दीजिए। आप यहां NaBH4 यूज में ले सकते हैं या H2Ni, इसका रिडक्शन करवाइए। कीटोन के रिडक्शन में 2 H खर्च होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन में कितने H लगते हैं बेटा? 2। अल्कोहल बन जाएगा। मुझे एल्कीन बना के ले जानी है, क्वेश्चन में कहा गया है। अरे बोलो, बी। बी ये क्या हो जाएंगे आपके? सी। सी, और बनने वाले प्रोडक्ट को क्या लिखा है उन्होंने? डी। डी की रिएक्शन कराओ, और ये बनाना है, क्वेश्चन में कह भी रखा है कि आपको ये बनाना है। इससे ये बन जाए, इसके सामने क्या मिला दो? कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर दे दीजिए
अल्कोहल के सामने एसिड दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो, तो एसिड अपनी मोटी मोटी आंखें फाड़ के अल्कोहल को डराता है कि तेरे अंदर से डिहाइड्रेशन करवा दूंगा और एल्कीन बनवाऊंगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मेनली कौन सी मैकेनिज्म से होता है बोले? E1 से, मेनली E1 लगती है। अरे बोलो, अल्कोहल के सामने एसिड हो, टेम्परेचर हो, तो अल्कोहल का क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। एक OH उड़ा देंगे, यहां से एक H उड़ा देंगे, एल्कीन बना देंगे। अरे बोलो, मेनली कौन सी मैकेनिज्म से? E1। अब सर E1 मैकेनिज्म बता दो, फिर तो भाई क्लास में आना पड़ेगा उसके लिए तो, है ना? हाइड्रोकार्बन कराने में 22 लेक्चर लगते हैं, है कि नहीं? अब तुम सोचो कि E1 बता दो, तो ये नहीं हो सकता। E1 उसको पहले से पता होनी चाहिए। क्यों? वो अब कर लेना, इसमें से फाइंड आउट आंसर आ जाएंगे, जो भी है आंसर अपने आप लगाएंगे। क्या रहा है? पक्का? सच बोलो, भरोसा कर लूं क्या? सेकंड? चलो, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वो कह रहा है कि इस कीटोन का रिडक्शन करा करके एल्केन बनानी है। क्लीमेंशन रिडक्शन, वॉल्फ-किस्सन रिडक्शन पढ़ा रखा है क्या? बताइए। ZnHg और कंसंट्रेट HCl क्लीमेंशन रिडक्शन का केस है। NH2NH2OH- वॉल्फ-किस्सन रिडक्शन का केस है। क्लीमेंशन रिडक्शन और वॉल्फ-किस्सन रिडक्शन दोनों में ही C डबल बॉन्ड O जो होता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? CH2 में। अरे बोलो, अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप दे रखा हो और उसके सामने ZnHg या ZnHg प्लस कंसंट्रेट HCl हो, तो C डबल बॉन्ड O चेंज हो जाता है किस में बेटा? CH2 में। ऐसे ही इसके सामने अगर मैंने दे दिया NH2NH2OH-, तो भी बेटा ये चेंज हो जाता है किस में? CH2। अरे बोलो, अगर मैं कीटोन का रिडक्शन करा दूं H2Ni के साथ, अभी किया था मैंने 2 मिनट पहले, एक H इसको देंगे, एक H इसको देंगे, अल्कोहल बनाएगा वो तो। अरे बोलो, या फिर NaBH4 ले लूं तो भी यही बनेगा क्या? अरे 2 मिनट पहले तो बनाया भाई, क्यों? और उसको C डबल बॉन्ड को किस में चेंज करना है? CH2 में। तो फिर ये दो तो कैंसिल हो गए। अरे बोलो, दो तो डायरेक्ट कैंसिल हो गए हैं। अब दो बचे हैं, क्लीमेंशन और वॉल्फ-किस्सन। बट वो ये चाहता है कि उसका OH एज इट इज आ जाए। और OH कैसा ग्रुप है बेटा? एसिड सेंसिटिव। क्या है? एसिड सेंसिटिव। और क्लीमेंशन रिडक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। तो भैया तुम एसिड सेंसिटिव हो, क्लीमेंशन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो एसिड डेफिनेटली इसके साथ कुछ ना कुछ करेगा, और कुछ ना कुछ करेगा तो ये तो नहीं आएगा, OH का OH तो नहीं आएगा, और वो चाहता है OH का OH ही आए। तो फिर मुझे क्या लगाना चाहिए? वॉल्फ-किस्सन रिडक्शन लगा देना चाहिए। अरे बोलो, क्लीमेंशन रिडक्शन कब सुटेबल नहीं होगा? जब वहां एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हो। वॉल्फ-किस्सन कब सुटेबल नहीं होता? जब वहां बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हो, क्योंकि वॉल्फ-किस्सन कौन से मीडियम में काम करता है? बेसिक मीडियम में काम करता है। अरे बोलो, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको डिफरेंट कार्बाइड्स दे रखे हैं और कहा गया कि इन कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराइएगा और प्रोडक्ट बना दीजिए। तो फटाफट कर दीजिए कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस। Mg2C3, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ। कैसे कराओगे बेटा? फटाफट डिसोसिएट कर दो, Mg+2, और कितने Mg है? 2 प्लस का 4, तो इधर क्या आ जाएगा? -4। Mg+2 को क्या दिलवा देंगे? H2O से OH- MgOH का होल ट्वाइस। इसको H2O से क्या दिलवा देंगे? H+।
4 नेगेटिव है तो 4H+ दिलवा देंगे तो C3H4 बनेगा। क्या बनेगा? C3H4। आगे क्या दिया है? कैल्शियम कार्बाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस करो। सेम इसी पैटर्न से पहले इसको डिसोसिएट कर दो, Ca+2, इधर जितना प्लस होगा कार्बन पे उतना ही माइनस। अरे बोलो, कैल्शियम पे जितना प्लस उधर उतना ही माइनस। अब क्या करेंगे? पॉजिटिव को H2O से OH नेगेटिव दिलवा देंगे, 2 CaOH का होल ट्वाइस। नेगेटिव को H2O से क्या दिलवा देंगे? H+। कितना नेगेटिव है? 2H+ दिलवा दो, C2H2 बन जाएगा। क्यों? Al4C3, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ। एल्यूमिनियम +3, कितने एल्यूमिनियम है? 4, प्लस का कितना हो जाएगा? 12, तो माइनस का भी 12, माइनस का 12 सेट करो, 3C-4, 3 कार्बन है ना, 3C-4, माइनस का 12, इसको क्या दिलवा देंगे बेटा? OH-, AlOH का होल थ्राइस, इसको क्या दिलवा देंगे? H+, क्या बनेगा? CH4। क्यों? मैच कर लो। मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या बना था? C3H4। Al4C3 से क्या बना था? CH4। थर्ड ऑप्शन ही है क्या? क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। एक अननोन कंपाउंड A हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, C4H6 CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है वो। हाँ, n की वैल्यू अगर 4 मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? C4H2 × 4 - 2, तो C4H6। तो किसका फॉर्मूला लगा रहा है? एल्केन का कि अल्काइन का? एल्काइन का। हाँ, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो C4H6 किसको फॉलो करता है? CnH2n-2 को। अरे भाई ये 4 है, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, किसको फॉलो कर रहा है ये? अल्काइन को। तो फिर ये किसकी पिक्चर है? ये अल्काइन। तो C4H6 एक अल्काइन है, 4 कार्बन की एक अल्काइन है, सीधी सीधी बात है। अरे बोलो, तो एल्कीन वाले ऑप्शन हटा देता हूं, 2 तो हट गए। अरे बोलो ना, एल्काइन ही आएगा, या तो ब्यूट 1 आइन है या वो ब्यूट 2 आइन है। 4 कार्बन की एल्काइन बताइए। 4 कार्बन की एल्काइन ये हो सकती है या फिर 4 कार्बन की एल्काइन ये हो सकती है। अरे बोलो, इन दोनों में से बताना है कौन सी होगी। तो उसने एक इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि जो एल्काइन है ए फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि टॉलिन रिएजेंट दे रखा है। और टॉलिन रिएजेंट किस में काम करता है? बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम को क्या चाहिए? H+। किसके पास एसिडिक H है? इसके पास है एसिडिक H, जिसके पास होगा Tr उसके साथ काम कर रहा होगा। टॉलिन रिएजेंट वर्क इन बेसिक मीडियम। अरे बोलो, तो कॉन्सेप्ट क्या बना बेटा? Tr वर्क इन Tr वर्क इन बेसिक मीडियम। अरे बोलो, और क्या होता है Tr का? AgNO3 या AgNH3 का होल ट्वाइस +1 OH-। अरे बोलो, तो जिसके पास भी एसिडिक H होगा, अगर मैं टर्मिनल एल्काइन के अंदर बेटा टर्मिनल एल्काइन के अंदर Tr मिला देता हूं, तो टॉलिन रिएजेंट के अंदर एक्टिंग स्पीसीज कौन होगी? Ag+। कहां से आएगी Ag? ये रहा, एक्टिंग स्पीसीज कौन है उसके अंदर? Ag+। अरे बोलो, तो और Tr कौन से मीडियम में काम कर रहा है? बेसिक मीडियम। बेस आएगा, एसिडिक H को ले जाएगा। Tr बेसिक मीडियम में काम करता है, H+ चला जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। इससे कौन मिलेगा? Ag। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, और यहां पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता था। आप यहाँ पे Tr भी मिला सकते हो और आप यहाँ पे एक और भी यूज कर सकते हो, क्लास नोट्स में लिखा रखा है।
Cu2Cl2 NH4OH, बट फिर जो प्रेसिपिटेट आएगा यहां पे वो रेडिश ब्राउन आएगा। तो ये टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट है, क्लास नोट्स में पढ़ा रखा है। टर्मिनल एल्काइन के 3 टेस्ट होते हैं। टर्मिनल एल्काइन सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और 2 और पढ़ाए थे, टर्मिनल एल्काइन में Tr मिलाते हैं तो Tr की एक्टिंग स्पीसीज Ag+ और Tr बेसिक मीडियम में काम करता है, बेस एसिडिक H को ले जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, उससे Ag+ मिलेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो टर्मिनल एल्काइन में Tr मिलाने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, और टर्मिनल एल्काइन में Cu2Cl2 NH4OH मिलाने पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। अरे बोलो, तो टर्मिनल एल्काइन के 3 टेस्ट हैं। तो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो गया था। आंसर क्या है? ब्यूट-1-आइन। अरे बोलो, रिफॉर्मिंग का मतलब एरोमेटाइजेशन। रिफॉर्मिंग का दूसरा नाम क्या होता है? एरोमेटाइजेशन। बताइए, एरोमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई आपको एल्केन दे रखी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 कार्बन, 6 कार्बन या 6 से ज्यादा कार्बन की एल्केन दी जाए और उसकी रिएक्शन किससे कराएं? बोलो, Cr2, बोलो बोलो, या Al2O3 या V2 इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। तो क्या बनता था? एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती थी। इसे ही क्या बोला जाता है? एरोमेटाइजेशन या रिफॉर्मिंग। अगर यहाँ पे 6 कार्बन की एल्केन है तो उधर बेंजीन बनेगी। 7 की होगी तो, अगर 7 कार्बन की एल्केन है तो 6 की तो बेंजीन बन जाएगी और 1 कार्बन बाहर चला जाएगा, टॉल्यूइन बनेगा। अगर यहाँ 8 कार्बन होंगे तो 6 की तो बेंजीन बनेगी क्योंकि एरोमेटिक बनता है इसमें, और 2 बाहर बच जाएंगे। अरे बोलो, अगर मेरे पास हेक्सेन होता बेटा और उसमें मैं Cr2O3 टेम्परेचर मिलाता तो बेंजीन बन जाती। क्यों? ये नॉर्मल हेक्सेन की बात कर रहा हूं। और नॉर्मल हेप्टेन अगर मेरे पास होता, 7 कार्बन की सीधी चेन होती तो 6 की तो बेंजीन बनाता, 1 कार्बन बाहर कर देता। नॉर्मल ऑक्टेन बोलो क्या करता बेटा? 6 की तो बेंजीन बनाता, 2 कार्बन बाहर करता। वो 2 कार्बन ऐसे भी लग सकते हैं और ऐसे भी लग सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, और भी बन सकते हैं। ऐसा है क्या ऑप्शन में कहीं? ऑर्थोजाइलिन और इथाइल बेंजीन, ऑर्थोजाइलिन और इथाइल बेंजीन। क्यों? अगला क्वेश्चन, फिनॉल की रिएक्शन Zn के साथ कराइएगा। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ हीट किया जाए फिनॉल को तो Zn ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा -ZnO, तो सीधा क्या बन जाएगा? बेंजीन। अरे बोलो, सिंपल सी रिएक्शन है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए, रिएक्टिविटी, कॉन्सेप्ट इधर लिख रहा हूं मैं ना, ये इधर लिख देता हूं। चलो, रिएक्टिविटी for ESR directly proportional to electron density in ring। वो रिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए ज्यादा एक्टिवेटेड मानी जाएगी जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कई बार ऐसे दे देता है कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे बोलो, बताइएगा, इनमें से कौन सी रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना आसान होगा जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? बताइए। CH3 का +H+I रिंग में +H वाला इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। क्यों विनोद? OCH3 का +M-I +M और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। अरे बोलो, Cl का -I+N ये भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? वेरी गुड, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। -M ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा, -M वाले और कम कर देंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है?
हाँ, प्लस एम वाला ज्यादा इंक्रीज करेगा, सबसे ज्यादा बी, फिर बी ए सी डी है क्या, थर्ड ऑप्शन। क्यों भाई, एसिटिलीन की रिएक्शन करानी है, 3 एसिटिलीन दी गई हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करनी है, बहुत फेमस रिएक्शन है। अरे बोलो, याद है क्या आपको, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल को बेटा रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते थे हम लोग, रेड हॉट एफी ट्यूब। तो पॉलीमराइजेशन कराते थे इसके 3 मॉलिक्यूल, टेम्परेचर देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते थे। अरे बोलो, यहां से टूट जाते थे और यहां आ जाते थे। डीलोकलाइज का मतलब यहां से यहां जाएंगे, ये यहां चले जाएंगे, ये पाई यहां चला जाएगा। तो फिर क्या ये एक बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाते थे, यहां सिंगल बन जाएगा, ये डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल, ये डबल, ये यहाँ चला जाएगा, ये सिंगल, ये यहाँ आ गया, ये डबल। तो 1 2 3 तो डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 नए सिंगल बन जाएंगे, बेंजीन बन जाती थी। अब आगे क्या कहा गया है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है किसके साथ बेटा, इस कंपाउंड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3। बेंजीन की रिएक्शन करानी है CH3 CCH3 CH3 CH2Cl और साथ में क्या दिया है, AlCl3। अरे बोलो, बेंजीन की कोर रिएक्शन क्या है, ESR। बेंजीन कौन सी रिएक्शन देना चाहती है, ESR। ESR में हम किसी के भी पप्पा से नहीं डरते, H हटाएंगे और सीधा क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, AlCl3 Cl- को ले जाएगा, कहां लेके जाता है ये, कहां लेके जाएगा, चांद के पार। अगर FeCl3 होता तो बहुत दूर नहीं लेके जाता है, FeCl3 बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं है, AlCl3 बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। Cl को एक बार यहां से ले लेगा तो बहुत दूर लेके चला जाएगा, इतना दूर की वापस मिलन होने की कोई संभावना नहीं है, जमाना भी ऐसा ही है। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो मोर स्टेबल में चेंज करेंगे, 1,2 मेथाइल सेट। अरे बोलो, लेस स्टेबल को मोर स्टेबल में चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ FeCl3 होता तो यही इलेक्ट्रोफाइल बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि वो जो FeCl3 यहां से बाहर जाता वो इसके पास ही रहता था। देखो, AlCl3 Cl- को ले गया, क्या बना लेगा, AlCl। इतनी दूर चला गया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कभी संपर्क में नहीं आना है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होना, तो ये कार्बोकेटाइन अपने आप रीअरेंज हो जाएगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल। अगर FeCl3 होता तो क्या बनता, FeCl4-। FeCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं है, वो यहीं आके रहने लग जाता, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होने लग जाता, तो ये रीअरेंज नहीं हो पाता, फिर यही कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता। अरे बोलो, क्या मैंने आपको ऐसा पढ़ा रखा है पहले से, अरे बोलो, जब AlCl3 दे रखा होता है और जब आप इलेक्ट्रोफाइल बना रहे होते हैं तो रीअरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन FeCl3 होता तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, बताइए ये आपका किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन को क्या देनी है, ESR। ESR में आप क्या काम करेंगे बेटा, H हटाएंगे, बेंजीन में से H हटाएंगे और एक सीधा इलेक्ट्रोफाइल प्लेस कर देंगे, लगा दीजिए इलेक्ट्रोफाइल। अरे बोलो, आंसर कॉल करो, सेकंड ऑप्शन। क्यों, क्वेश्चन नंबर 24, 2 क्वेश्चन और बचे भाई। क्वेश्चन नंबर 24, आपको क्या दे रखा है, एक X, उसकी रिएक्शन किससे करानी है, CH3Cl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एक कंपाउंड बनेगा, फिर उसका क्या करना है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने से एक कंपाउंड बनेगा, जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करानी है, KMnO4। फिर उसके बाद ये बनना चाहिए, प्रोडक्ट फिक्स कर रखा है कि प्रोडक्ट यही चाहिए। आपको X बताना है कि इन चारों में से किसको एज ए X इस्तेमाल किया जाए, प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, 1 by 1। सबसे पहले मैं बेंजल्डिहाइड को चेक कर रहा हूं, X की जगह मान लेता हूं कि बेंजल्डिहाइड, मुझे नहीं पता क्या होगा, ये तो ऑप्शन देख करके ही पता चलेगा। मान लेता हूं X की जगह क्या है, बेंजल्डिहाइड। हिट एंड ट्रायल मेथड है,
बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करानी है फटाफट बोलते जाना आधी मिनट के अंदर। CH3Cl और AlCl3। AlCl3 Cl माइनस को चांद के पार ले जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल आपके पास बन गया है। और बेटा CHO का कौन सा इफेक्ट होता है -M -I। -M वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा मेटा। ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, -M वाले मेटा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा बेटा मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। अरे बोलो आगे बताइए किसके साथ रिएक्शन करानी है, नाइट्रेशन कराना है। आगे कहा गया इसकी रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4 के साथ कराइए। ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे क्या NO2 प्लस। कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा बोलो CH3 का कैसा इफेक्ट है +H। तो हम किसकी बात मानेंगे, देखो एल्डिहाइड का कौन सा है -M। तो एल्डिहाइड तो -M है, वो तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। CH3 का +H है, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो जो रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल उसी का कहना मानेगा। जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोफाइल उसी के रिस्पेक्ट में पोजीशंस पे जाता है। अरे बोलो कई लोग टेंशन में चल रहे हैं कि ये मेटा पोजीशन पे है, सर ने +H क्यों लिख दिया। गलत लिख दिया होगा, सही कर देते हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। मैं बता देता हूं ऐसा होता है। हाँ सर ने गलत पढ़ा दिया, उस भोले को ये नहीं पता कि इसका +H लग ही रहा है। अरे मैं बेंजीन पे चेक कर रहा हूं, मैं इसका इफेक्ट CHO पे चेक नहीं कर रहा हूं। मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना चाहता हूं, रिंग के अंदर कौन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है कौन कम कर रहा है। रिंग पे इफेक्ट देख रहा हूं, CHO पे नहीं देख रहा हूं। तो ये उसके मेटा पे हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये +H लगाएगा। अरे बोलो मैं तुमसे ये पूछता कि भाई मुझे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, ये CH3 इस कार्बोकेटाइन पे क्या लगाएगा, हाँ तू +I लगाएगा, क्योंकि जब तक मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहा हूं। अरे बोलो फिलहाल मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं देख रहा हूं। कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखने से पहले 4 बार सोचें। अरे बोलो भाई तो बताइए, हाँ भगवान ने हाथ दिया मुंह दिया इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी करेंगे। बताइए कमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसके रिस्पेक्ट में जाएगा CH3 के रिस्पेक्ट में जाएगा। अरे बोलो हम रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहे हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोफाइल उसका कहना मानेगा। इसका +H इंक्रीज कर रहा है, +H वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये ऑर्थो है और उधर कौन सी है, ये वो भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पैरा, ये वाली इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, बट ये क्राउडेड है। अरे बोलो तो या तो मैं यहां जाऊंगा या मैं वहां जाऊंगा। अरे बोलो बताइए CHO CH3 इलेक्ट्रोफाइल कौन है मेरा NO2। क्यों भाई, अरे बोलो आगे क्या कहा गया KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराना है। कौन सा मीडियम दे रखा है क्या, कुछ दे रखा है क्या। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराना है। बेंजीन की साइड चेन अगर कार्बन रखती है तो बेंजीन की साइड चेन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराने पे COH में चेंज हो जाती है। COH NO2। अरे बोलो तो दोनों COH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-3 पोजीशन पे हैं, जबकि हमारे प्रोडक्ट में 1-4 की डिमांड की गई है। अरे बोलो तो फिर तुम तो आंसर नहीं हो सकते। जब बेंजल्डिहाइड नहीं है तो बेंजोइक एसिड भी नहीं होगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड का क्या था CHO का क्या था -M। COH होता तो उसका भी क्या होता -M। जब इसमें ये आंसर आ रहा है तो उसमें भी वही आंसर आएगा। क्यों भाई, तो फिर क्या ले लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्यूमीन आएगा। घर पे जाके ट्राई करके देख लेना है, वही आएगा क्या।
बताने की जरूरत है क्या? हिट एंड ट्राई लेंगे, क्यूमीन वाला आंसर आएगा HW, क्यूमीन। चलो मैं ही कर देता हूं, एक इलेक्ट्रोफाइल भेजो CH3+, बोलो कहां जाएगा, जल्दी बोलो, सूंघते ही +H है उसका। +H वाले क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आधी मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। +H वाले क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे। फिर क्या कराना है इसका? नाइट्रेशन, NO2+। अब जरा देखना, सिखाना पड़ेगा मुझे। इसका भी +H है, उसका भी +H है, बट इसका +H ज्यादा होता है क्योंकि इसके पास α-H ज्यादा है। मैं उसका कहना मानूंगा जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। +H वाले इलेक्ट्रॉन देंगे रिंग में, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, वो भी बढ़ाएगा। ज्यादा इंक्रीज कौन करेगा? नीचे वाला। तो मैं इसका कहना मानूंगा ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो इस ऑर्थो पे भेज सकता हूं या इस ऑर्थो पे भेज सकता हूं? इसके रेस्पेक्ट में भेजूंगा क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिएगा। क्यों विनोद? एनोड। आगे क्या कहा गया कि MnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा। तो बेंजीन के साइड चेन वाले जो कार्बन होते हैं उनका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो वो किस में चेंज हो जाता है? COOH में। चाहे कार्बन कितने भी हो सभी किस में चेंज होते हैं? COOH। यही पूछा था उसने, यही आंसर चाहिए था। अरे बोलो, क्या क्वेश्चन सही तरीके के लिए गए हैं जिनसे सारे कॉन्सेप्ट लगभग कवर किए जा सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए जा सकते हैं। और कोई ये उम्मीद करता हो कि 1 घंटे में कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ? असंभव है कि नहीं? क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करते हैं। क्या कहा है उसने बेटा? उसने कहा है कि एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करना है। तो बताइए क्या बनेगी? फर्स्ट में तो बेंजीन बन के आएगी, फिर बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है? CO प्लस HCl प्लस AlCl3। याद दिलाता हूं आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। इसको रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करते थे 3 मॉलिक्यूल को, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते थे। अब बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है? CO HCl और क्या दे रखा है बेटा? एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन को कौन सी रिएक्शन देने से मतलब है? ESR। अरे बोलो, तो फिर आपको एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा पहले। क्या प्रिपेयर करेंगे हम लोग? एक इलेक्ट्रोफाइल। ESR कराना चाहते हैं, बेंजीन की कोर रिएक्शन होती है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनाइए बेटा, CO प्लस HCl आपस में रिएक्ट होंगे, HCOCl बनाएंगे। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे आप? AlCl3, वो हेटेरोलाइटिकल क्लीवेज करा देगा और आपके पास बन जाएगा HCO प्लस AlCl4 माइनस। और ये जो बन के आएगा ये किसका रोल प्ले करेगा? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ESR में बेंजीन में से एक H को उड़ा देंगे और डायरेक्ट क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। बेंजल्डिहाइड बनेगा। गेटरमैन रिएक्शन है ये। गेटरमैन भी कौन सी? गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की गेटरमैन कॉस सिंथेसिस? गेटरमैन। आगे बोलो, क्वेश्चन क्या पूछा है? आंसर तो आ गया। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। कितने एटम ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज हैं? sp2, बेंजीन के तो सभी कार्बन ऑलरेडी क्या हैं, और ऊपर वाला भी sp2। आंसर कितना जाएगा? 7। अरे बोलो, कर लेंगे। ये प्रवचन यहीं पे समाप्त हो जाता है।